गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपन ने प्लांट फिजियोलॉजी में मैकेनिज्म ऑफ फोलियर ट्रांसपिरेशन पढ़ा था, जिसमें अपन ने देखा कि जो फोलियर ट्रांसपिरेशन होता है उसमें पत्तियों के द्वारा जो वाष्पोत्सर्जन है वो स्टोमेटा के द्वारा कंट्रोल होता है। यानी स्टोमेटा के खुलने और बंद होने से ही ये ट्रांसपिरेशन कंट्रोल होता है। तो स्टोमेटा कैसे खुलते और बंद होते हैं, उनकी क्या मैकेनिज्म है, वो आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्टोमेटा का खुलना और बंद होना रंध्र गति या स्टोमेटल मूवमेंट कहलाता है और ये उनकी गार्ड सेल द्वारा कंट्रोल होता है। गार्ड सेल जब स्फीत अवस्था में होंगी तो उनकी बाह्य जो पतली भित्ति है, जो अपन ने स्ट्रक्चर में पढ़ी है कि जैसे गार्ड सेल की रंध्र की तरफ वाली भित्ति है वो मोटी होती है और बाहर जो सब्सिडरी सेल की तरफ जो वॉल है वो पतली होती है। तो जैसे ही वो टर्जिट अवस्था में आएंगी तो उनकी बाह्य पतली और लचीली भित्ति है वो बाहर की ओर दबाव पड़ेगा, जिसके कारण रंध्र वो खींचकर बाहर चला जाएगा और रंध्र है वो खुल जाएगा। और जैसे ही वो स्लथ अवस्था में आएगी तो जो गार्ड सेल है, जैसे ही गार्ड सेल है वो शिथिल अवस्था में आएगी, यानी कि उनमें ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, तो उनकी जो भीतरी भित्तियाँ हैं वो अपनी वास्तविक स्थिति में आएंगी और रंध्र बंद हो जाएगा। तो रंध्र कोशिकाएं जो होती हैं वो बाकी एपिडर्मल सेल से छोटी होती हैं। इसके कारण उनका जो स्फीत होना अपेक्षाकृत जल्दी होता है और स्फीत अवस्था में इनके आकार में लगभग 25% की बढ़ोतरी हो जाती है। तो किस रूप में वो उनका क्या मैकेनिज्म है स्टोमेटा खुलने और बंद होने का, इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग अपने मत दिए हैं। तो रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए जो गार्ड सेल में रिजिडिटी और फ्लेसिडिटी उत्तरदायी हैं वो उन कोशिकाओं के प्रासरण पर निर्भर करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पर निर्भर करता है। रक्षक कोशिकाओं का प्रासरण दाब कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे शर्करा की सांद्रता क्या है, CO2 की सांद्रता क्या है, आयनों की सांद्रता क्या है, pH का मान कितना है। इन सब बातों पे रक्षक कोशिका है या गार्ड सेल है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है। तो इसके आधार पे अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी है। सबसे पहली जो थ्योरी है वो है फोटोसिंथेटिक थ्योरी। फोटोसिंथेटिक थ्योरी क्या होगी? प्रकाश संश्लेषी सिद्धांत जिसको बोलते हैं, ये वॉन मोल के द्वारा दिया गया। उन्होंने क्या बताया कि जो गार्ड सेल हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होगी। तो जैसे ही फोटोसिंथेसिस होगा तो वहाँ पे शुगर का निर्माण होगा और शुगर का निर्माण होते ही वहाँ क्या होगा, उस प्रासरण दाब बढ़ जाएगा सेल का। प्रासरण दाब बढ़ने से वो आसपास की सेल्स जो सब्सिडरी सेल्स हैं उससे गार्ड सेल में पानी आ जाएगा और वो टर्जिट अवस्था में होगी और टर्जिट अवस्था में आते ही रंध्र खुल जाएंगे। ठीक है। तो रात के टाइम में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण होता नहीं है तो रक्षक कोशिकाएं जो होती हैं, गार्ड सेल होती हैं, वो उनमें प्रासरण दाब का मान कम हो जाता है, शुगर का निर्माण नहीं हो पाता। इसके कारण वो फ्लेसिड अवस्था में रहती हैं और फ्लेसिड अवस्था में होते ही वो बंद हो जाता है रंध्र। लेकिन इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस आ गए। तो वॉन मोल ने क्या बताया कि उन्होंने सिर्फ फोटोसिंथेसिस के आधार पर रंध्र का खुलना और बंद होना बताया, लेकिन इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस आए। जैसे पहला ऑब्जेक्शन ये है कि अधिकतर पौधों में जो गार्ड सेल है उनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया द्वारा पर्याप्त मात्रा में जो ग्लूकोज है वो इकट्ठी नहीं हो पाती, तो उसके द्वारा रंध्र नहीं खोल सकते। और दूसरा है, कुछ पौधों में रंध्र रात्रि में भी खुले रहते हैं जबकि दिन में प्रकाश संश्लेषण होता है तो रंध्र बंद रहते हैं। इसका क्या कारण है वो भी वो नहीं बता सके। इसके बाद में अगली जो थ्योरी है वो है स्टार्च शुगर इंटरकन्वर्जन थ्योरी। यानी स्टार्च का शर्करा में जो अंतर परिवर्तन है वो लाइड व सायरे ने दिया। तो उन्होंने क्या बताया कि लाइड के अनुसार जो गार्ड सेल हैं उनमें स्टार्च की मात्रा दिन में कम और रात में अधिक होती है। यानी दिन में तो क्या होगा, ग्लूकोज का निर्माण होगा फोटोसिंथेसिस के द्वारा, तो स्टार्च तथा शर्करा में जो अंतर परिवर्तन है गार्ड सेल में उससे उसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन प्रभावित होती है और इससे ही रंध्र का खुलना और बंद होना कंट्रोल होता है। तो प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन हो जाता है। यानी जो ग्लूकोज
एक तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा बनती है, साथ में जो स्टार्च रात को जो बनता है वो शुगर में चेंज हो जाता है दिन में। इससे जो गार्ड सेल है उनका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से गार्ड सेल अपने आसपास की सेल से पानी अवशोषित करके स्फीत हो जाती हैं, टर्जिट हो जाती हैं। और जैसे ही वो टर्जिट होती हैं तो स्टोमेटा की स्ट्रक्चर ही ऐसी होती है कि अंदर खुल जाते हैं। इसके विपरीत अंधकार में क्या होगा, शर्करा का जो परिवर्तन है वो वापस स्टार्च में हो जाता है और इससे उनकी परासरण सांद्रता ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। और जैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा तो इस अवस्था में जो गार्ड सेल हैं वो शिथिल हो जाएंगी और अंदर बंद हो जाएंगी, ये बताया लॉयड ने। लेकिन सायरे ने ये बताया, जो इसी में स्टार्च शर्करा अंतर परिवर्तन में ही अगला वैज्ञानिक सायरे आया, उन्होंने ये बताया कि जो शर्करा और स्टार्च में जो परिवर्तन है आपस में, ये पीएच पे डिपेंड करता है। तो जैसे दिन के अंदर क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होता है तो जो CO2 श्वसन में निकलती है वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाती है। तो अंतरकोशिकीय अवकाश के अंदर वो CO2 उपलब्ध नहीं हो पाती सीधे रूप से, वो किस में काम आ जाती है, फोटोसिंथेसिस में काम आ जाती है, जिसके कारण जो उपरंध्रीय गुहा है उसमें CO2 की सांद्रता कम हो जाती है। चूँकि जो CO2 है वो एक अम्लीय प्रकृति की है, तो CO2 कम होगी तो pH का मान बढ़ जाएगा। और जैसे ही pH का मान अधिक हो जाएगा, यानी कि जो वहाँ की जो कंसंट्रेशन है वो बेसिक कंडीशन में आ जाएंगी, तो जो स्टार्च का अपघटन होगा और वो शर्करा में चेंज हो जाएगी। यानी जो स्टार्च है वो अधिक pH पे ग्लूकोज में चेंज हो जाती है। जैसे ही वो ग्लूकोज में चेंज होगी तो क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा गार्ड सेल का और अंदर खुल जाएंगे। ये दिन की घटना है। लेकिन रात में क्या होगा, रात के टाइम में प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, CO2 है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी क्योंकि श्वसन तो लगातार चल रहा है दिन और रात। तो जैसे ही रात का टाइम आएगा तो pH कम हो जाती है क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। चूँकि CO2 एक अम्लीय प्रकृति का यौगिक है, तो CO2 की मात्रा बढ़ते ही pH कम हो जाएगा। और कब pH कम होने से क्या होगा, जो ग्लूकोज है वो वापस स्टार्च में चेंज हो जाएगा और स्टार्च बनते ही वहाँ की परासरण सांद्रता का मान कम हो जाता है और अंदर बंद हो जाते हैं। तो ये स्टार्च शर्करा परिवर्तन मत है, ये भी अधिकांश वैज्ञानिकों ने इसको भी नहीं माना। उसके बाद में स्टीवर्ड ने बताया, स्टीवर्ड इसी में है, आगे साइंटिस्ट आए, उन्होंने बताया कि जो स्टार्च का जो ग्लूकोज में परिवर्तन है उसके अंदर pH तो उत्तरदायी है ही, साथ में उन्होंने बताया कि जब स्टार्च अधिक pH पे जब ग्लूकोज में बदलती है तो वो पहले ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदलती है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है, जैसे कि नीचे आउटलाइन के द्वारा आप लोगों को दिखाया गया है कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है वो म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज होता है, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो फॉस्फेटेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज में चेंज होता है। तो जैसे ही दिन के टाइम में pH बढ़ेगी तो ग्लूकोज का निर्माण डायरेक्ट ना होकर कुछ एंजाइम्स के माध्यम से होता है, ये स्टीवर्ड ने बताया। वो एंजाइम म्यूटेज और फॉस्फेटेज हैं, और जिसके कारण जैसे ही ग्लूकोज बनेगी तो वहाँ की सांद्रता बढ़ने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा और अंदर खुल जाएंगे। लेकिन रात के टाइम में क्या होगा, ग्लूकोज रात के टाइम में अंदर बंद हो जाते हैं और जो ग्लूकोज है वो स्टार्च में चेंज हो जाता है। तो ग्लूकोज है वो ATP ग्रहण करके हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में पहले ग्लूकोज फॉस्फेट बनता है, और ग्लूकोज फॉस्फेट के बाद में एक फॉस्फोराइलेज एंजाइम की उपस्थिति में स्टार्च का निर्माण होता है। तो ये जो रंध्र बंद होने की क्रिया है वो भी एक एक्टिव क्रिया है और रात को रंध्र बंद हो जाते हैं। इसके लिए नीचे एक आउटलाइन भी दिया गया है जिसमें स्टार्च है वो pH जब 7 होती है तो वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, फिर म्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 6 फॉस्फेट में, और लास्ट में वो ग्लूकोज और फॉस्फेट में टूट जाता है और हाई OP के ऊपर, और जब हाई OP होते ही रंध्र खुल जाते हैं। और जब pH कम होती है तो साइड में दूसरी तरफ दिखाया गया है कि ग्लूकोज है वो ATP ग्रहण करके हेक्सोकाइनेज की उपस्थिति में क्या बनाएगी, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बनाएगी और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से स्टार्च बन जाएगा pH जब कम होगा तो pH तो
इस आधार पे इन्होंने कुछ एंजाइम्स और पीएच के आधार पे रंध्र का खुलना और बंद होना बताया। लेकिन इसमें भी कुछ ऑब्जेक्शंस आए। पहला ऑब्जेक्शन ये है कि कुछ पौधों की जो गार्ड सेल हैं, जैसे एक बीजपत्रियों में स्टार्च का निर्माण होता ही नहीं है, तो उनमें ये बताने में कि रंध्र कैसे खुलते हैं और बंद होते हैं ये नहीं बता सके। दूसरा बताया कि रंध्र खुलते समय स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन नहीं देखा गया, अपितु स्टार्च से कार्बनिक अम्ल में परिवर्तन देखा गया। तो यानी स्टार्च बनता ही नहीं है, कार्बनिक अम्ल बनता है, तो इसके आधार पे भी अपन रंध्र का खुलना और बंद होना नहीं बता सकते। और लास्ट इसमें ऑब्जेक्शन ये आया कि CO2 सांद्रता में परिवर्तन रक्षक कोशिकाओं में pH का मान 4.5 से 7 कैसे बढ़ता है, यह स्पष्ट नहीं है। यानी 4 से लेकर 7 तक इनके जो मान में परिवर्तन है कैसे आए ये स्पष्ट नहीं कर सके। इन ऑब्जेक्शंस के रहते हुए ये थ्योरी भी फेल हो गई। उसके बाद में जेलिट्स आए जिन्होंने ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म कंसेप्ट दिया। उनके अनुसार ये है कि जो गार्ड सेल है उनमें ग्लाइकोलेट का निर्माण होता है जो रंध्र खुलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इसका निर्माण CO2 की कम सांद्रता में होता है। लेकिन ये थ्योरी भी ज़्यादा मान्य नहीं रही। लास्ट में आई एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी। ये सबसे ज़्यादा मान्य थ्योरी है, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण सिद्धांत। इसमें यह है कि पोटेशियम आयन रंध्रों के खुलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और एब्सिसिक एसिड जो है वो रंध्रों के बंद होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए फ्यूजिनो नाम के जो वैज्ञानिक हैं इन्होंने रंध्र का खुलना गार्ड सेल में पोटेशियम की सांद्रता बढ़ने के कारण बताया कि गार्ड सेल में जब पोटेशियम की सांद्रता बढ़ जाती है तो रंध्र खुल जाते हैं। अब पोटेशियम की सांद्रता कैसे बढ़ती है, इसके लिए उन्होंने बताया कि जो गार्ड सेल में पोटेशियम आयन है वो एपिडर्मल या जो भी सब्सिडरी सेल उसके चारों ओर है उनसे प्रवेश करते हैं और वहाँ जाके वो गार्ड सेल में एक स्टोर हाउस की तरह कार्य करते हैं। तो जो पोटेशियम आयन हैं उन सबसे पहले क्या होगा, जैसे नीचे एक आउटलाइन के द्वारा आप लोगों को समझाया गया है कि जैसे ही प्रकाश होगा तो pH का मान उच्च हो जाएगा। pH का मान उच्च क्यों हो जाएगा, क्योंकि CO2 का मान क्या हो जाएगा, CO2 कम हो जाएगी। जो CO2 बनेगी रेस्पिरेशन में वो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगी, तो वहाँ पे CO2 का मान कम हो जाएगा। CO2 का मान कम, CO2 क्या है, एक अम्लीय प्रकृति का यौगिक है। तो जैसे ही CO2 के मान में कमी हुई तो वहाँ का जो pH है वो अधिक हो जाएगा। pH अधिक होने से जो स्टार्च है वो उससे मेलिक एसिड का निर्माण होगा। मेलिक एसिड का जैसे ही निर्माण होगा तो साथ में ही मेलिक एसिड है वो H आयन और मेलेट आयन में टूट जाएगा। जैसा नीचे आउटलाइन में दिखाया गया है, हाइड्रोजन आयन और मेलेट आयन में टूट गया। ये कहाँ होगा, ये गार्ड सेल में होगा। साथ में ही जो गार्ड सेल से H आयन है वो एक आयन स्थानांतरण पंप होता है, हाइड्रोजन पोटेशियम आयन एक्सचेंज पंप जिसको बोलते हैं, गार्ड सेल में होता है उसकी प्लाज्मा कला में। तो उस पंप के सक्रिय होने से H आयन जो गार्ड सेल के अंदर बने हैं H आयन और मेलेट आयन, वो H आयन वहाँ से बाहर सब्सिडरी सेल में आते हैं और सब्सिडरी सेल से पोटेशियम आयन है वो गार्ड सेल में प्रवेश करते हैं। इस तरह से आयन एक्सचेंज होने से जो पोटेशियम और जो मेलेट जो वहाँ पे गार्ड सेल में पहुँच जाते हैं, तो मेलेट आयन है वो पोटेशियम आयनों को संतुलित करने की कोशिश करता है। इसके बाद जैसे ही पोटेशियम और मेलेट की सांद्रता बढ़ जाती है तो वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ते ही ये रक्षक कोशिकाएं आसपास की सेल्स से पानी अवशोषित करती हैं और स्फीत हो जाती हैं और उससे रंध्र खुल जाते हैं। तो ये तो हुआ प्रकाश की टाइम में पोटेशियम से रंध्र कैसे खुलते हैं, इसको नीचे एक आउटलाइन में भी दिया गया है। लेकिन जैसे ही रात होती है तो रंध्र बंद होते हैं, उसके लिए एब्सिसिक एसिड को सक्रिय माना है। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, CO2 की सांद्रता रात को बढ़ जाती है, इससे एब्सिसिक एसिड है वो सक्रिय हो जाता है। एब्सिसिक एसिड है वो सबसे पहले हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप जो है गार्ड सेल की भित्ति में, उस पंप को क्या करता है,
बंद कर देता है, जिसके फलस्वरूप पोटेशियम का परिवहन सहायक कोशिकाओं में और हाइड्रोजन का परिवहन रक्षक कोशिकाओं में होने लगता है। मतलब जो चीज़ पहले हुई थी उसका उल्टा होने लगता है। पोटेशियम जो आयन बाहर से आए थे वो गार्ड सेल से वापस बाहर निकलेंगे और हाइड्रोजन आयन है वो गार्ड सेल से वापस मतलब सब्सिडरी सेल से वापस गार्ड सेल में जाने लगते हैं। अब क्या होगा, जो गार्ड सेल हैं उनमें हाइड्रोजन और मेलेट की आपस में क्रिया होती है और वापस मैलिक एसिड का निर्माण होता है। मैलिक एसिड से स्टार्च का निर्माण होने लगता है और इसके फलस्वरूप क्या होगा, जो गार्ड सेल है उसकी प्रासरण दाब कम हो जाता है उसका। जैसे ही प्रासरण दाब कम होगा, वही प्रासरण की क्रिया के द्वारा पास की कोशिकाओं में पानी स्थानांतरित हो जाता है और रक्षक कोशिकाएं हैं वो शिथिल पड़ जाती हैं। और जैसे ही रक्षक कोशिकाएं शिथिल पड़ेंगी तो रंध्र बंद हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि रंध्रों के खुलने में पोटेशियम आयन सहायक हैं और रंध्रों के बंद होने में एब्सिसिक एसिड सहायक है, जो कि सबसे पहले हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपेज पंप को बंद करता है, इस वजह से रंध्रों का बंद होना। तो ये जो थ्योरी है एक्टिव पोटेशियम ट्रांसपोर्ट थ्योरी, ये सबसे ज़्यादा मान्य है। उसके बाद ये है कि जो मांसल पौधे होते हैं सकुलेंट प्लांट, उनमें रंध्र रात्रि में खुलते हैं और दिन में बंद होते हैं। तो ये किस वजह से होता है कि ये सकुलेंट प्लांट्स में रात्रि के समय कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 का निर्माण भी नहीं होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होगा तो CO2 नहीं बनेगी और जिसके कारण कार्बनिक अम्ल बनते हैं। चूँकि CO2 का निर्माण नहीं होता है इसलिए रात्रि में रंध्र खुले रहते हैं और दिन के समय जो कार्बनिक अम्लों का विघटन होता है उसमें अत्यधिक मात्रा में CO2 का निर्माण होता है और CO2 के निर्माण होने से वहाँ की pH गिर जाती है और रंध्र बंद हो जाते हैं। इस तरह से नीचे आउटलाइन में दिखाया गया है कि रात्रि के समय कार्बोहाइड्रेट का मैलिक एसिड में चेंज होना, यानी पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हुआ, CO2 बनी नहीं, और जिससे रंध्र रात के टाइम में खुले रहते हैं और दिन के टाइम में जो मैलिक एसिड है ये इसका पूर्ण विघटन होता है और CO2 का निर्माण होता है। जैसे ही CO2 का निर्माण होता है तो क्या होगा, वहाँ की pH गिर जाती है और आसपास की सेल्स में पानी चला जाता है, गार्ड सेल्स हैं वो शिथिल पड़ जाती हैं और रंध्र दिन में बंद हो जाते हैं। तो ये हो गया सकुलेंट प्लांट में। इस तरह से रंध्र गति के द्वारा या स्टोमेटल जो मूवमेंट है उसके द्वारा ट्रांसपीरेशन है वो कंट्रोल होता है। धन्यवाद।